अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स। नीट के सारे न्यूमेरिकल्स इसमें हम कवर करेंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी के जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं इसमें कवर करूँगा। पहला जो न्यूमेरिकल है ये हमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है। ये नहीं कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ये हमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से गलत कौन सा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर पहले की ओर हम देखेंगे। स्टेटमेंट पहला कह रहा है रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल गलत है। रोलिंग फ्रिक्शन, अगर एक बॉडी को रोल करना है कॉमन सेंस है, और एक बॉडी को हमें स्लाइड करना है, स्लाइडिंग में अपोजिट फोर्स ज्यादा लगता है बेटा। हाँ, और रोल करने में जब हम रोल किसी बॉडी को करते हैं इसको बेटा अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स कम लगता है। तो पहला स्टेटमेंट फ्रिक्शनल फोर्स इज स्मॉलर देन रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बिल्कुल, रोलिंग फ्रिक्शन बेटा कम है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होती है। और यही प्रिंसिपल हम यूज करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ व्हील्स। जो हम व्हील्स बनाते हैं, फ्लाई व्हील्स बनाते हैं, उनमें हम ज्यादा यही यूज करते हैं, यही प्रिंसिपल। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसको सी में लिख देता हूं, करेक्ट है। तो हो गया पहला स्टेटमेंट कैंसल, क्योंकि ये कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा है। पहला तो करेक्ट है, अब दूसरे की ओर जाएंगे। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा, बिकॉज फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। एन दिखाओ या आर दिखाओ, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। दिस इज बेटा थर्ड लॉ ऑफ फ्रिक्शन, पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये फ्रिक्शन में। दिस इज लॉ ऑफ फ्रिक्शन, दिस स्टेटमेंट इज अगेन करेक्ट। ये भी बेटा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसको सी लिख देता हूं। अब क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। हाँ, ये तीसरा स्टेटमेंट इन्होंने बताया है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। बिल्कुल अपोज करता है। अगर आपको रिलेटिव मोशन इस बॉडी में लाना चाहते हो इधर की ओर, तो इसको उल्टा एक फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। बिल्कुल ये भी सही है। अब क्या बोल रहा है पार्ट नंबर 4? पार्ट नंबर 4 कहता है कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ठीक है, अब देखो ये पार्ट क्या कह रहा है, इसको अच्छे से देखो। ये कह रहा है जो कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, हाँ, कोएफिशिएंट मतलब म्यू। म्यू किसके बराबर है? अभी मैंने बोला एफ इज इक्वल टू बेटा म्यू इंटू आर। तो म्यू किसके बराबर आ गया? म्यू आ गया फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हाट? दिस इज फोर्स। ये क्या कह रहा है? हैज डायमेंशंस ऑफ फोर्स के डायमेंशंस m1 l1 t raised power -2। व्हाट इज r? r इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज अगेन फोर्स, इसके डायमेंशंस भी m1 l1 t raised power -2। ये मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं और अपने लेक्चर्स में कह भी चुका हूं कि दिस फ्रिक्शनल फोर्स, दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डायमेंशनलेस। इसके कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। लेकिन ये कहता है कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशंस ऑफ लेंथ। दैट मींस दिस डी पार्ट इज इनकरेक्ट। दिस डी पार्ट इज व्हाट बेटा? इनकरेक्ट। हाँ, अगर ये इनकरेक्ट है तो इसका आंसर क्या आएगा? डी पार्ट। डी पार्ट विल बी इट आंसर। ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लेके आया हूँ न्यूमेरिकल नंबर 2। और न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है ये नीट 2014 में पूछा गया है और इससे पहले भी ये बहुत बार पूछा गया है। इस न्यूमेरिकल को पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ए सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 3 masses m1 m2 एंड m3 कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग। हमारे पास 3 मैसेज हैं m1 m2 m3, ये कनेक्टेड हैं बाय ए स्ट्रिंग, एक रस्सी से, एक धागे से हमने इसको बांध के रखा है। ठीक है, कनेक्ट पासिंग ओवर ए पुली P ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे हमने रखे हैं ये 3 मैसेज। ठीक है बेटा, ये तीनों की तीनों मैसेज बेटा m1 m2 m3 हमारे पास हैं। इनको हमने कनेक्टेड किया है, इनको हमने पास किया है ओवर ए पुली P। द mass m1 hangs freely and m2 and m3 are on a rough horizontal table। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है, अगर इसको मैं मान लेता हूं m2, इसको मान लेता हूं बेटा m3, m2 एंड m3 मेरे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस में है। हाँ,
और यहाँ से निकलती है एक रस्सी, वो रस्सी पास होती है एक पुल्ली के ऊपर से, पुल्ली के ऊपर से पास होके यहाँ से मैंने लटकाया है M1 को, M1 को यहाँ पे लटकाया है। वेरी गुड। एंड रफ हॉरिजॉन्टल, जो द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, जो इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। द पुली इज फ्रिक्शनलेस, ये जो पुली है, ये जो पुली है, ये पुली क्या है, दिस इज फ्रिक्शनलेस। वेरी गुड। एंड नेग्लिजिबल मैस, और इसकी जो मैस है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल मैस है। और क्या कह रहा है, द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ M1 इज, जो M1 है इसको नीचे की ओर कितना एक्सेलरेशन लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन एज्यूमिंग M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3 इज इक्वल टू N, इसका मतलब जितना मैस इसका है उतना ही मैस इसका है, उतना ही मैस इसका है, यही हो गया। M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M। ठीक है, अब देखो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कनेक्टेड मोशन में, जब भी कनेक्टेड मोशन कहीं पे होगी, जितना एक्सेलरेशन इस मैस में होगा उतना ही एक्सेलरेशन इन दोनों मैसेस में होगा। यानी क्या, सिस्टम में जो कोई भी पार्टिकल होता है, जो कोई भी बॉडी होती है कनेक्टेड मोशन में, हर एक बॉडी में, हर एक मैस में एक्सेलरेशन रहता है सेम। ठीक है बेटा, अब देखो तो एक्सेलरेशन कैसे हम फाइंड करेंगे। वी नो दैट, अच्छे से देखना, वी नो दैट, इसका सोल्यूशन देखना बेटा। ऑप्शन ये 4 है हमारे पास, यहां पे मैं लिख देता हूं, वी नो दैट एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, फोर्स बाय मास। लेकिन ये जो फोर्स होता है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, दिस फोर्स इज नॉट फोर्स वन फोर्स, दिस फोर्स इज बेटा नेट फोर्स। नेट फोर्स मतलब रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस। देखो इस मास को जो स्ट्रिंग यहां से खींचेगी दैट इज बेटा टेंशन। हाँ, इधर की ओर जो इसको फोर्स लगी, लेकिन वो जो इधर की ओर फोर्स लग रहा है वो लग रहा है बेटा M1 इंटू जी, क्योंकि ये मास इसको M1 इंटू जी के से नीचे की ओर खींचेगी। ठीक है बेटा, हाँ, और टेंशन है इसको अपोजिट, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे यही टेंशन, रस्सी एक ही है तो टेंशन का वैल्यू एक ही रहेगा, यहाँ पे टेंशन इधर, तो इधर की ओर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बेटा, पहले मैं लिखूंगा फोर्स एक्टिंग ऑन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन, अच्छे से देखना, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन M2 एंड M3। M2 और M3 पे जो नेट फोर्स लगेंगे वो कितना लगेगा, वो लगेगा बेटा F नेट, वो लगेगा इधर की ओर जो इसको खींच रहा है फोर्स, वो खींच रहा है M1 इंटू जी इज इक्वल टू M1 इंटू जी। लेकिन इसको अपोज क्या करेंगे, अपोज करेंगे इसका फ्रिक्शनल फोर्स और इसका फ्रिक्शनल फोर्स। इसका फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा बेटा, म्यू इंटू आर आएगा, म्यू इंटू आर, और उसका भी आएगा माइनस, इसका भी आएगा बेटा म्यू इंटू आर। ये फोर्स लग रहा है बेटा इधर की ओर, जो इसको फोर्स को, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगेगा म्यू इंटू आर, यहाँ भी उल्टी डायरेक्शन में लगेगा म्यू इंटू आर। अब देखो एफ नेट किसके बराबर आएगा बेटा, M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू M इंटू जी माइनस म्यू इंटू आर, आर इज नॉर्मल रिएक्शन दैट इज इक्वल टू बेटा M इंटू जी माइनस म्यू M इंटू जी। अब देखो एफ नेट किसके बराबर होगा, एफ नेट होगा बराबर M को यहीं पे रखो, M को कॉमन निकालो, G को भी कॉमन निकालो, यहाँ पे बचेगा बेटा 1, या ऐसे सॉरी ऐसे भी नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस म्यू इंटू एम जी माइनस, ये बनेगा माइनस 2 म्यू एम जी, है ना। अब देखो एफ नेट किसके बराबर आएगा, मुझे बोलो, एम को कॉमन निकालो, जी को कॉमन निकालो, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2, बचेगा ना 1 माइनस 2। सबसे पहले देखो 1 माइनस 2 कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। 1 माइनस 2 म्यू यहाँ पे, हाँ 1 माइनस 2 और म्यू बचेगा, 1 माइनस 2 म्यू यहाँ पे, 1 माइनस 2 म्यू यहाँ पे, दैट मीन्स इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें नहीं पता तो आगे करते हैं। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स कितना बचा, नेट फोर्स हमारे पास बचा बेटा एम जी और क्या बचा 1 माइनस 2 म्यू और होल डिवाइडेड बाय मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की टोटल मास कितनी है, दैट इज इक्वल टू 3m।
m प्लस m प्लस m प्लस m दैट इज इक्वल टू 3m, m और m क्या हो जाएगा, कैंसल, दिस विल बिकम g into 1 minus 2 mu divided by 3, दिस विल बी योर आंसर। ये रहेगा हमारा आंसर। ये अगर आप याद करोगे, ऐसे न्यूमेरिकल्स हमने बहुत किए, जब मैंने कनेक्टेड मोशन आपको पढ़ाया था, फ्री बॉडी डायग्राम बना के हमने वो सॉल्व किए थे, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा, देन ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इसको भी नोट कीजिए। मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 38, लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। डिस्क रिवॉल्व्स विद द स्पीड ऑफ 33 1/3 रेवोल्यूशंस पर मिनट। ये कह रहा है हमारे पास एक डिस्क है, ये डिस्क रोटेट कर रही है ऐसे, या रिवॉल्व कर रही है ऐसे एक एक्सिस पे, जो इसकी स्पीड है इसकी वो है 33 1/3। पहले मैं ये समझाऊंगा, यहाँ पे लिखा है बेटा स्पीड ऑफ डिस्क दैट इज इक्वल टू 33 एंड 1/3 रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी कि ये 1 मिनट में 33 1/3 राउंड्स करते हैं। 33 1/3 सर ये कितना होता है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई हम करते थे, करेंगे बेटा। दिस इज इक्वल टू 33 इंटू 3 दैट इज 99 प्लस 1, दिस विल बिकम 100 डिवाइडेड बाई 3 रेवोल्यूशंस पर मिनट, है ना बेटा। लेकिन मुझे पता है जो ये राउंड करते हैं पर मिनट में, अगर मैं ये राउंड्स पर सेकंड में निकालूंगा तो मुझे इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, राउंड्स मेड बाय पर सेकंड, एक सेकंड में कितने राउंड्स होंगे, तो वो मुझे निकल के आएगा न्यू इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो वो आएगा 100 डिवाइडेड बाई 3, लेकिन यहाँ पे पर मिनट है, मुझे पर सेकंड के लिए इसको डिवाइडेड बाई 60 करना है। ये अब बनेगा रेवोल्यूशंस पर सेकंड। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 2 5 are 10, 2 3 are 6, this will become new will become 5 divided by 9 but revolutions per second। ये आ गया न्यू का फॉर्मूला। देखो अब आगे क्या कह रहा है, हैज ए रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। हाँ, इस डिस्क का जो रेडियस है, अब मैं इसको दिखा देता हूं, जो इस डिस्क का रेडियस है वो है 15 सेंटीमीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में। 2 coins are placed 4 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड। ये जो इसका रिकॉर्ड है, जो इसकी एक्सिस मान लो, इस एक्सिस से यहाँ पे मैं अब नई डायग्राम बना देता हूँ बेटा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये एक डिस्क मान लीजिए आप, ठीक है। इस डिस्क का रेडियस पहले से गिवन है 15 सेंटीमीटर है, लेकिन अब क्या रहा है, 2 coins are placed 4 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड। यहाँ से दूर हमने 2 कॉइन को रखा, एक मान लो एक कॉइन यहाँ पे रखी, ये जो कॉइन है ये 4 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। और दूसरी कॉइन जो हमने रखी वो 14 सेंटीमीटर दूर रखी, यानी कि दूसरी तो बहुत दूर होगी, यहाँ कहीं पे रखी है, दैट इज 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड। 14 सेंटीमीटर इस सेंटर से दूर है। हाँ, तो अब क्या कह रहा है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द रिकॉर्ड इज 0.15, यानी कि इस डिस्क और इसके बीच में जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है दैट इज 0.15। हाँ, विच कॉइन ऑफ व्हील रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड। कह रहा है कि हमारे पास एक रिकॉर्ड है, हमारे पास एक डिस्क है, इस पे मैंने 2 कॉइन्स रखे हैं, एक सेंटर से दूर है 4 सेंटीमीटर, एक सेंटर से दूर है 14 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने रिवॉल्व करना स्टार्ट किया। जब मैंने रिवॉल्व करना स्टार्ट किया, मुझे अब पता है इस कॉइन को बाहर की ओर एक धक्का लगेगा, बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की ओर। लेकिन अंदर की ओर इसी को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगेगा, उसको बोलेंगे हम क्या, इसको बोलेंगे बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि इसको बैलेंस करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। सिमिलरली इसको भी बाहर की ओर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की ओर इसको बैलेंस करेगा बेटा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। अब कह रहा है कौन सी कॉइन इन दोनों में से इस पे रहेगी और कौन सी इस पे बाहर चली जाएगी। तो ये है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रिक्शनल फोर्स फॉर कॉइन 1 एंड कॉइन 2। दोनों के लिए फ्रिक्शनल फोर्स सेम होगा, क्यों, बिकॉज अब यहां पे हम लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, फ्रिक्शनल फोर्स सर बराबर होता है म्यू इंटू आर। दोनों का मैथ सेम है, 2 कॉइन्स प्लेस्ड 4 सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड है कोएफिशिएंट, ठीक है बेटा, दोनों का मैथ सेम है, दोनों कॉइन का। और
दूसरी चीज है कि उनके बीच में म्यू भी सेम है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर आएगा, म्यू इंटू एम इंटू जी आएगा ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर आएगा, म्यू का वैल्यू गिवन है, दोनों के लिए सेम है 0.1, और मैस का वैल्यू m है और g का वैल्यू 10 है, मैस गिवन नहीं है। दिस विल बिकम बेटा 0.15 इंटू 10, दिस विल बिकम 1.5 इंटू m। ये दोनों पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अंदर की ओर। अब जो बाहर की ओर इन दोनों को फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। We know that the magnitude of centrifugal force is equal to magnitude of centripetal force, and that is equal to F centrifugal is equal to mv square divided by r। लेकिन बेहतर यह रहेगा अगर मैं इसको एंगुलर की टर्म्स में देखूंगा, मुझे पता है v is equal to r into omega, this will become r square, omega square divided by r और square cancel, fc will again equal to mr omega square। बोलो बच्चा लोगों, यहां तक ये भी आपको समझ में आया होगा, ये फोर्स अंदर की ओर लग रहा है और ये फोर्स इसको बाहर की ओर लग रहा है। लेकिन अब मेरा टारगेट रहेगा इस ओमेगा को निकालना। ये ओमेगा मैं कहां से निकालूंगा, ये तो मुझे पता है, एम तो कैंसिल हो जाएगा, अब मुझे निकालना है बेटा ओमेगा। वी नो दैट, अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था बेटा, ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई एफ के बराबर या 2 पाई न्यू के बराबर। न्यू तो आ गया, लिखने का तरीका ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, न्यू की जगह लिखेंगे बेटा 5/9, एंड दिस विल बिकम 5 2 10 पाई डिवाइडेड बाय 9। ये आएगा ओमेगा का वैल्यू। ठीक है, अब देखो बेटा ओमेगा का वैल्यू भी आ गया, इसका वैल्यू भी आ गया और उसका वैल्यू भी आ गया। अगर तीनों टर्म्स हमारे पास हैं, अब हम बता सकते हैं कौन सी कॉइन इस पे रह सकती है और कौन सी बाहर जाएगी। अब हम देखते हैं बेटा कॉइन फॉर कॉइन फर्स्ट। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, अब मैं लिख देता हूं बेटा, अच्छे से देख लेना। फॉर कॉइन फर्स्ट, फॉर कॉइन नंबर फर्स्ट, फॉर कॉइन फर्स्ट या C1, फॉर कॉइन फर्स्ट। कॉइन फर्स्ट के लिए बेटा अंदर की ओर कितना लगेगा 1.5, कॉइन सेकंड के लिए भी अंदर की ओर कितना लगेगा 1.5, लेकिन बाहर की ओर कॉइन फर्स्ट के लिए कितना लगेगा आउटवर्ड्स। ठीक है बेटा, दैट इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। हाँ, m कितना मैस पता नहीं, पहले के लिए r कितना 4 और ओमेगा का स्क्वायर आएगा 10 स्क्वायर। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ होगी, अगर आप डायरेक्ट r को 4 लिखोगे एक गड़बड़ होगी। हमें r इज गिवन इन सेंटीमीटर्स, बट वी नो दैट इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्शन जिसको हम बोलते हैं, तो इसको लिखना है दिस r इज 4 इंटू 10⁻⁻²। अब ये आ गया मीटर में, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, वहां पे क्यों है सेंटीमीटर में। और ओमेगा का वैल्यू पता है 10 और क्या आएगा पाई डिवाइडेड बाई 9, है ना, डिवाइडेड बाय आएगा बच्चा लोगों 9, तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा स्क्वायर। अब देखो आगे ये बनेगा m इंटू 4 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻+2 और पाई का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, अब देखो 10⁻⁻², 10⁻+2 ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा m इंटू 4 इंटू पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर है। ठीक है, ये पूरी टर्म को स्क्वायर है। अब आगे देखो यहाँ पे क्या आएगा m इंटू 4 इंटू पाई का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10 हो गया, और यहाँ पे देखो 9 9 हो गया 81, अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं 80, 0 0 कैंसल, 4 1 4 2 दिस विल बिकम बेटा m डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, दिस विल बिकम m डिवाइडेड बाय 2, तो दिस विल बिकम 0.5m। 0.5m किसके लिए आया, पहले के लिए, इसको आप नोट कीजिए। अब दूसरे के लिए हम देखते हैं, ये 0.5 पहले के लिए आया, अब हम देखते हैं दूसरे के लिए क्या आएगा, f इज इक्वल टू m, ऐसे ही r आएगा 14 इंटू 10⁻⁻², और क्या आएगा ओमेगा की जगह 10 स्क्वायर, और क्या आएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आएगा 9 स्क्वायर। ठीक है, f आएगा m इंटू 14 इंटू ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 14 इंटू अप्रोक्सीमेटली 10 डिवाइडेड बाय 80 जैसे पहले किया था। अब आएगा f इज इक्वल टू m
ठीक है, ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा m इंटू 14 डिवाइडेड बाई 8। तो ये कितना आएगा, 2 7 जार 14, 2 4 जार 8। f इज इक्वल टू m इंटू 7/4। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 7/4। ऐसे करते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जार 4, यहाँ पे 3 बचे, पॉइंट यहाँ पे 0, 7 5 जार 8 जार 8। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा f इज इक्वल टू 1.8 इंटू m। इसका मतलब ये हुआ, इसको जो बाहर की ओर फोर्स लग रहा है वो लगेगा 1.8 m, और इसको जो बाहर की ओर फोर्स लगेगा वो लगेगा 0.5 m। हाँ, इसको बाहर की ओर लगेगा 0.8 m, सॉरी 0.5 m, इसको लगेगा 1.8 m बाहर की ओर। लेकिन अंदर की ओर जो इसको लगता है वो मैंने पहले ही निकाला 1.5, इसको भी अंदर की ओर लग रहा है 1.5। दैट मीन्स इसको अंदर की ओर ज्यादा फोर्स लग रहा है, बाहर की ओर कम फोर्स लग रहा है। इसको भी अंदर की ओर बेटा कम फोर्स लग रहा है और बाहर की ओर, सॉरी इसको बाहर की ओर ज्यादा फोर्स लग रहा है और अंदर की ओर कम फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स ये जो कॉइन है ये बाहर निकलेगी इसमें से, और ये वाली कॉइन वहीं पे रहेगी। आया बच्चा समझ में? तो इसको भी नोट कीजिए।